Good morning students, so this is Vibha Parekh and today we are going to see some of the questions related to that of P block elements. P block element जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने P block elements की चैप्टर समरी को देखी थी, यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर को हमने कंसाइज वे में बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तो वैसे तो हालांकि बहुत लंबा चैप्टर है, अगर आप हायर क्लासेस में देखोगे तो P block एलिमेंट से और बहुत सारी केमिस्ट्री को आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो और बहुत सारे डिफरेंट डिमेंशंस में भी आप इन केमिस्ट्री को देख सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा के जो कि P block को बिलोंग करता है। बट क्योंकि हमारे सिलेबस में एक बहुत लिमिटेड सिलेबस है और उसी को ही फॉलो करते हुए हमें पढ़ाई भी करनी है और उसी को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चंस को भी देखना है। सो हियर आई हैव ट्राइड टू पुट सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लॉजिकल हैं, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन अगेन मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे जस्ट मैंने आपको सैम्पल ऑफ क्वेश्चंस दिए, मैंने आपको सिर्फ कुछ टाइप्स बताए हैं जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। यहाँ पे हर एक लाइन जो NCERT में लिखी है इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाने लगे तो हो सकता है कि यहाँ से आप लगभग मतलब 200 से भी ऊपर क्वेश्चन जो है वो बना सकते हो, राइट। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। ठीक है, यहाँ से जनरली जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे या तो वो डायरेक्टली एक केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होंगे या फिर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके कि आप 1 to 2 या 3 लाइंस के अंदर आराम से आंसर्स दे सकते हो। बस उसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बेसिकली इस चैप्टर की लास्ट क्लास को डिस्कस करेंगे जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पे मैंने अलग से कोई कैटेगरीज नहीं बनाई है कि कौन से NCERT के क्वेश्चंस हैं और कौन से प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। वो आप खुद से अपने आप से देख सकते हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो NCERT में गिवन है और एज इट इज़ वो किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग से सेपरेशन करने की बजाय मैंने आपको एंटायरली बहुत सारे क्वेश्चन का एक अच्छे से कंपाइल करके आपको एक बुक दे दी है। क्लियर, तो सबसे पहले हम जैसे कि 15, 16, 17 और 18 इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते ही हो कि हम लोगों ने कौन कौन से ग्रुप्स को डिस्कस किया है। 14 और 13 ग्रुप को हमने डिस्कस नहीं किया है, राइट। हमने सिर्फ 15 से लेकर 18 तक के ग्रुप्स के एलिमेंट्स को ही डिस्कस किया है, उनसे रिलेटेड केमिस्ट्री को ही डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मैं आपको एक पूरी की पूरी सीरीज़ प्रोवाइड कर दूँगी, आपको एक ट्रेंड्स प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ पर कि आप जो भी डिफरेंट पैरामीटर्स है उसमें आप एलिमेंट्स को किस तरह से इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। उसके लिए बहुत सारी सीरीज अभी तक हम देख चुके हैं, सभी एलिमेंट्स को, सभी ग्रुप्स को मिलाकर। तो मैंने जस्ट आपको कंपाइल करके वो सभी के सभी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप एक बार इनको ज़रूर देख सकते हो। मैं इनको भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी बट क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, सो हियर आई हैव गिवन यू दैट। ओके, तो यहाँ पे करीबन मैंने आपको बहुत सारे ऑलमोस्ट 26 तक ट्रेंड्स दे दिए हैं ना, तो इससे बाहर ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं, तो इससे ज़्यादा बाहर कुछ आएगा नहीं। तो ये ज़रूर आप देख लेना। और हाँ, साथ ही इनका ये वाला पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है, ये ट्रेंड क्यों फॉलो हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बस अगर ट्रेंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ भी इसके बाहर आएगा। जितना भी NCERT में गिवन है वो सब कुछ हमने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको वैसे तो आंसर्स भी दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि कोई भी P ब्लॉक एलिमेंट से, S ब्लॉक एलिमेंट से, जैसे कि क्लास 11th में आपने देखा था, या फिर आगे जब हम D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आंसर से ना एक पर्टिकुलर वर्ड्स आपको यूज़ करने होते हैं, है ना। अगर आपने वो वाला एक पॉइंट, एक जो वर्ड है, अगर आपने उस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया, उसको लेकर अगर आपने समझाने की कोशिश की उस पर्टिकुलर आंसर को, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आप घुमा फिरा के कहानी बताते रहोगे, हो सकता है कि आपको उसके पीछे का लॉजिक पता हो, लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं यूज़ किया जो कि वहाँ पर होना चाहिए था, तो आपके वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। हालांकि आपको हर जगह इतना लंबा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा पॉइंट आपको इंक्लूड करना और कितना आपको एक्सप्लेन करना है ये मैं आपको साथ का साथ बता दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाई आर पेंटाहेलाइड्स एंड आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। किसकी बात हो रही है, तो ये पेंटाहेलाइड्स की। जैसे कोई भी किसी भी, अब देखो पेंटाहेलाइड कौन बनाएगा, कौन सा ग्रुप बना सकता है, तो हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन की फैमिली होती है वो पेंटाहेलाइड बना सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आगे के p ऑर्बिटल्स में, है ना। यानी कि जो NS2 NP3 इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं वो आपके पेंटाहेलाइड्स भी बना सकते हैं और वो ट्राइहेलाइड्स भी बना सकते हैं। बट इनका क्वेश्चन ये है कि जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा कोवेलेंट क्यों है ट्राइहेलाइड से, ये इनका क्वेश्चन है, राइट। तो देखो हमें पता है कि जो पेंटाहेलाइड्स है, कोई भी पेंटाहेलाइड हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो N
सॉरी नाइट्रोजन का तो पेंटालाइड हो ही नहीं सकता। सो लेट्स से कि PCl5 है और PCl3 है। तो अगर हम फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो यहाँ पे +5 होगी और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, अगर आप ये वर्ड यहाँ पे लिख देते हो ना तो उसके बाद में आपको इतना भी एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फजांस रूल इज समथिंग दैट योर एग्जामिनर इज गोइंग टू सी। ठीक है, तो फजांस रूल में क्या देखते हैं हम कि जो भी हमारा सेंट्रल एटम है अगर वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर वो शो करेगा। ठीक है, कुछ 3 4 5 इसके कुछ नियम कायदे कानून और कुछ हैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स, तो वो ज़रूर आपको याद होंगे जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, जिसमें हमें पता है कि जो एनायन है उसकी साइज़ छोटी होनी चाहिए, कैटायन की साइज़ बहुत बड़ी होनी चाहिए। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि अगर आपका एनायन छोटा होता है कैटायन बड़ा होता है तो पोलराइजिंग पावर जो होती है सॉरी अगर एनायन बड़ा होता है और कैटायन छोटा, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, एनायन अगर आपका बड़ा होता है और कैटायन अगर छोटा होता है तो ऐसे में एनायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिनको भी फिलहाल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट यस क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि एक तरीके से कैटायन है जो कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायंस और एनायंस का उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इंक्लूड करना था ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखते हुए। सेकेंडली, वाई इज BiH3 यानी कि जो बिस्मथ का हाइड्राइड है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, सभी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, और उनमें पूछा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है, बिस्मथ। अब आपको पता होगा कि बिस्मथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मतलब बेसिकली सारे एलिमेंट्स आप लिख लो। ठीक है, ये हमारे सभी वो खास एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप 15 के अंदर आते हैं। तो इन सभी के कंपैरिजन में अगर हम लोग बिस्मथ का हाइड्राइड देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर का। दिस इज द क्वेश्चन। तो क्यों ऐसा होगा, तो देखो इसके अंदर हाइड्रोजन तो है ही, कोई भी सब्सटेंस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा अगर वो दूसरों को रिड्यूस कर सके और खुद को ऑक्सीडाइज कर सके। अब आप खुद सोचो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसके पास में ऐसा क्या है जिससे कि दूसरों को रिड्यूस कर पाएगा। तो देखो इसके पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही किसी और को देकर उसको रिड्यूस कर सकता है। तो क्यों ये अपना हाइड्रोजन ईजिली दे देगा, तो हमें पता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो Bi और H के बीच में ये जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कम है, बहुत इजीली बॉन्ड टूट जाता है। अब जब बॉन्ड ही इजीली टूट जाएगा तो इसका मतलब बहुत इजीली अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, दूसरा इसको एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी मैंने बोला है वो बेसिकली कहाँ पे लिख रखा होगा, तो आप उसको देख लेना एक बार, है ना। लेकिन ये इतना सारा एक्सप्लेनेशन है जस्ट आपको समझाने के लिए, इतना लंबा आपको आंसर कभी लिखना नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए। आपको बस बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जो है ना, बेसिकली स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने स्ट्रेंथ को लेकर बात कर रखी है, ये रहा, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि ये जो MH बॉन्ड है ना, ये MH बॉन्ड नीचे जाने पर उतना स्ट्रांग नहीं रहता, इसलिए इजीली टूट जाएगा, इसलिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। देन व्हाई इज नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, देखो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो कि डायटोमिक स्पीशीज है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो बड़ा सिंपल है ना, बचपन से बनाते आ रहे हैं क्या, नाइट्रोजन के और नाइट्रोजन के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब आप खुद सोचो यार, यहाँ पे तो एक एक बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो पहले आप एक बॉन्ड तोड़ोगे, तो एक बॉन्ड के टूटने से जो दूसरा बॉन्ड है ना उसकी जो एफिनिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसका मतलब दूसरा बॉन्ड तोड़ना वो अपने आप में टिपिकल टास्क है। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि तीसरा भी बॉन्ड तोड़ो, तो मतलब 3 बॉन्ड तोड़ना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। इसलिए ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पर अगर आप कोई एक्सटर्नली कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अपने आप से कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी होती है क्या, इतनी होती तो हम ही लोग अब तक तो डिसोसिएट हो चुके होते हैं, हम ही टूट चुके होते हैं ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ना तो टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा होता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन कह दो, प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं होता, 1 एटमॉस्फेयर का होता है, तो एनर्जी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि चीज़ें अपने आप से टूटने लगे अगर उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है तो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप देख सकते हो। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में आपको बताना है, तो आपको बस जो की पॉइंट्स की वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपके आंसर में कहीं ना कहीं वो वर्ड्स इंक्लूडेड हों, जिनको कि आप चाहे तो नीचे हाईलाइट करके भी किसी के ध्यान में लेकर आ सकते हो। ठीक है,
Okay, so now the next one is mention the conditions required to maximize the yield of ammonia. देखो अमोनिया का जो आप प्रिपरेशन करते थे उस प्रोसेस का नाम होता है हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, पढ़ रखा है हम लोगों ने, ये भी हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं हमारे लिए। तो इसमें हमें पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है अमोनिया। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स लगते हैं और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन होती है, लेकिन ये रिएक्शन जितनी सिंपल दिख रही है इतना सिंपल कुछ होता नहीं है। इस अमोनिया को फॉर्म करने के लिए हमें उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस देनी होती है, बहुत हाई टेम्परेचर देना होता है, बहुत हाई प्रेशर देना होता है, इवन हमें कैटलिस्ट को यूज़ करना पड़ता है ताकि हम अमोनिया का एक अच्छी यील्ड में प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, मैंने आपको याद करो पूरा का पूरा एक प्रोसेस दिखाया था, एक फ्लो चार्ट आपको दिखाया था जहाँ पे हमने देखा था कि हेबर्स प्रोसेस में इंडस्ट्रियली किस तरह से अमोनिया का प्रिपरेशन होता है ना। तो आई होप कि आपको वो सब चीज़ें याद होंगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अगर हम यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किस तरह की कंडीशंस को मेंटेन करके रखना है। तो देखो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हाई प्रेशर लगेगा, लो टेम्परेचर लगेगा और साथ में कौन लगेगा, कैटलिस्ट। ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो आप उससे खुद ही कंपेयर कर लो यार कि अभी तो हमें कोई प्रेशर अपने ऊपर फील हो नहीं रहा ना, जबकि हमारे ऊपर एक्चुअली एटमॉस्फेयर की वजह से 1 एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लग रहा है। अब अगर प्रेशर 200 टाइम्स बढ़ जाए यानी कि 200 एटमॉस्फेयर हो जाए तो ऐसे में ऑब्वियसली प्रेशर को आप कम तो नहीं कहोगे, ज़्यादा ही है। ठीक है, तो 200 एटमॉस्फेयर तो प्रेशर होता है। कैल्विन टेम्परेचर भी आप देख रहे हो 723 कैल्विन है ना, लगभग आप कह सकते हो 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बहुत ज़्यादा है। और कैटलिस्ट भी यूज़ करना होता है, तो पहले तो हम किसको यूज़ करते थे, आयरन और मॉलिब्डेनम को साथ में यूज़ करते थे। आयरन कैटलिस्ट होता था, मॉलिब्डेनम प्रमोटर होता था। लेकिन अब थोड़ा सा स्विच ओवर कर दिया, एक बेटर कैटलिस्ट की तरफ हम जा चुके हैं जिसके अंदर हम लेते हैं आयरन का ऑक्साइड और साथ में लेते हैं पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना। ठीक है, तो ये हमारा कैटलिस्ट होता है। तो ये 3 हमारी वो खास कंडीशंस हो गई जिनको कि हमें ध्यान रखना है व्हाइल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अमोनिया एट उसका मैन्युफैक्चर करेंगे एट अ इंडस्ट्रियल लेवल, है ना, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे जब हम बनाना चाहते हो। और साथ में लीच-एटलियस प्रिंसिपल का ज़रूर ध्यान रखा जाता है, बिकॉज वी नो दैट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया सब की सब क्या हैं, गैसेस हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे प्रेशर फैक्टर जो है वो इन सभी गैसेस के लिए वो अप्लाई होगा। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया फॉर्म करना चाहते हैं सो वी नीड टू पुट हायर प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो रिएक्शन आपके राइट हैंड साइड में मूव करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ आयन। क्या होगा अगर हम अमोनिया डाल दें, यानी अमोनिया गैस को किसके कॉन्टैक्ट में लेकर आए, कॉपर आयंस के कांटेक्ट में। ठीक है, तो कॉपर आयंस ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अमोनिया के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमें पता है क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, राइट। तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है और शायद ये रिएक्शन आप लोगों ने ज़रूर लैब में भी करके देखी होगी, अगर नहीं की है तो एक बार ज़रूर ट्राई करो। इसमें हम क्या लेते हैं, कॉपर का कोई आयन लेते हैं, कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले सकते हो। तो जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तो वो अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और जैसे ही ये कॉपर का आयन अमोनिया के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपने आप से एक बहुत फास्ट इमीडिएटली एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ, तो बेसिकली पहले हमें पता है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट, जैसे कि मान लेते हैं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है ना, जैसे कि अपने आप सर्फ का पानी होता है ना, वैसा जैसे सर्फ का कलर होता है उस तरह का कुछ कलर होता है। तो ब्लू टाइप के कलर का होता है, क्रिस्टल्स आप लोगों ने इसके बना रखे होंगे। जैसे ही अमोनिया के कांटेक्ट में आएगा तो बहुत डीप ब्लू, आपको थोड़ा सा मैसी सा वहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखेगा। सो दैट कॉम्प्लेक्स इज बिकॉज ऑफ द अमोनिया, कॉपर और अमोनिया का ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नाम क्या बोलोगे इसका, तो वो होगा टेट्राअमीन कॉपर। ठीक है, और साथ में आप उसका रोमन नंबर्स में जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखोगे, पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप ये सीख जाओगे नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अमोनिया और कॉपर के बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक डेटिव बॉन्ड है। क्लियर, चलो कोई नहीं, ये बात की बातें हैं। सो व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, N2O5 का स्ट्रक्चर बना लो। तो N2O5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये है ON, ठीक है, O डबल बॉन्ड।
ठीक है, हो गया ये N2O5 और साथ में आप इनके फॉर्मल चार्जेस लगा लो तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। हालांकि ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा है कि कोवेलेंसी कितनी है। अब देखो कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो हर एक नाइट्रोजन 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। इसका मतलब कोवेलेंसी N2O5 के केस में नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 4। ठीक है, तो कहाँ लिखा हुआ है, ओके, सो लास्ट में लिखा हुआ है, सो फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 इट इज एविडेंट दैट द कोवेलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन विल बी 4। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देन कमिंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल इन PH4+ इज हायर देन दैट इन दैट ऑफ PH3। ठीक है, इन्होंने आपसे क्या कहा है, PH4+, यानी कि इस केस में लोन पेयर जो फास्फोरस के ऊपर प्रेजेंट है वो भी हट चुका है। पहले PH3 था, ठीक है, तो PH3 का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे आप, है ना, ये हो गया PH3 और ऊपर एक लोन पेयर है। अब क्या हो चुका है कि ये भी रिप्लेस हो गया एक H से। अब जब चौथा भी हाइड्रोजन आ जाएगा तो हाइड्रोजन तो H+ की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब फास्फोरस पे क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो हायर होता है PH4+ का किससे, PH3 से। तो देखो सीधा सा रीजन है कि वहां पे क्या था, लोन पेयर था। लोन पेयर हमें पता है बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करता है और लोन पेयर जो है वो अपने आसपास जो बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं उनको भी ज़्यादा स्पेस कवर करने की वजह से धक्का देता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं इनके बीच का बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। यही तो होता है सीधा सा रीज़न, हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था। अब जब लोन पेयर की जगह हाइड्रोजन आ गया है तो हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा, सबसे छोटा एलिमेंट है, तो वो कितना ही धक्का मार देगा, कितना ही पुश कर देगा, है ना, तो कोई खास पुश करेगा नहीं और ये तो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल हो चुका है। तो इसका आप देखोगे कि एकदम अच्छा खासा है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जबकि वो टेट्राहेड्रल पूरी तरह से नहीं है। लोन पेयर के रिपल्शंस की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शंस की वजह से वो डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल था नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप देख लेना कि इसमें से कहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ कुछ ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन की, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात हो रही है, तो अब जो कि यहाँ पर नहीं है जब ये PH4+ बन चुका है। बस इतना सा पॉइंट आपको लिखना होता है। और हाँ, बेटर होगा अगर आप हाइब्रिडाइजेशन और, हालांकि आपको शेप बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे तो आपके आंसर में थोड़ी सी जान आ जाएगी। ठीक है, okay, so what happens when white phosphorus is heated with the concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO2। ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट रिएक्शन है। मैंने आपसे कहा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट के सभी रिएक्शन जो NCERT में गिवन है वो आपको हमेशा हमेशा आनी चाहिए। ठीक है, तो याद करो जब हम लोग फॉस्फोरस के बारे में पढ़ रहे थे, व्हाइट फॉस्फोरस, तो मैंने आपको इवन जब हम लोगों ने समरी देखी थी तब मैंने आपको बताया था कि हम जब इसको NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं, यानी कि एल्कलाइन मीडियम में ट्रीट करते हैं, तो हमें फॉस्फीन मिल जाता है। और दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन एज वेल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। CO2 का इनर्ट एटमॉस्फेयर हम मेंटेन करते हैं ताकि कोई ऑक्सीडेशन ना हो, अदरवाइज वो फॉस्फोरस जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि हम क्या कर रहे हैं, उसका एक तरीके से रिडक्शन करवा रहे हैं, राइट। Okay, so then next one is write a balanced chemical equation for the hydrolytic reaction of PCl5 in heavy water। अब आप सोचोगे कि हैवी वाटर की कोई रिएक्शन तो हम लोगों ने देखी नहीं थी। आपने हैवी वाटर की रिएक्शन नहीं देखी थी, लेकिन आपने वाटर के साथ में PCl5 की रिएक्शंस देखी थी। तो वाटर, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन हैवी वाटर के रेस्पेक्ट में दिया जाता है तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि केमिकली दीज आर सेम, है ना। हालांकि एटॉमिक मास इनका डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो क्योंकि ये आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स जनरली एक ही तरह से बिहेव करते हैं रिएक्शंस के अंदर, राइट। तो आपने एग्जैक्टली जो रिएक्शंस देखी थी वाटर के साथ में, वो की वही रिएक्शंस होंगी ड्यूटेरियम के, मतलब ड्यूटेरियम से जो बनने वाला वाटर होता है उसके साथ में भी। ठीक है, तो देखो PCl5, ये आपने वाटर के साथ क्या देखा था कि PCl5 को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते तो POCl3 बनता था, राइट। मैंने आपको ये समरी में भी बताया था। जब ये POCl3 अगेन वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देगा आपका, वहाँ पे H3PO4 बनता था और साथ में HCl बनता था, यहाँ पे क्या बन जाएगा D3PO4 और DCl। ठीक है, तो इसमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये एक आपको ओवरऑल रिएक्शंस यहाँ पे बता रखी है। ये अगर 2 स्टेप्स हैं तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। जब आप PCl5 को हीट करते हो तो क्या बनता था, याद करो। PCl5 को हीट करते थे तो क्लोरीन गैस निकल जाती थी और PCl3 बन जाता था। तो सिंपली हम क्या देखते थे कि PCl5 का हो जाता था डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको PCl3 मिल जाता था
प्लस आपको Cl2 गैस रिलीज होती हुई दिख जाती थी। ठीक है, तो ये भी PCl3 के यानी कि जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है उसके प्रिपरेशन का वन ऑफ द मेथड था। What is the basicity of H3PO4? H3PO4 की बेसिसिटी क्या है? तो देखो H3PO4 की बेसिसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके डबल बॉन्ड O लगाते जाओ, यानी कि ऑक्सो ग्रुप जो है लगाते जाओ। अब देखो 3 तो मेरे पास हाइड्रोजन है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा मेरे पास में चांसेस है नहीं डबल बॉन्ड O लगाने की, क्योंकि बाकी 3 तो मेरे को OH के साथ इस तरह से बनाना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि 3 OH ग्रुप्स मेरे पास में प्रेजेंट है, यानी कि वी हैव 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। कितने हैं? 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं मेरे पास में। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक हो जाएगा, बिकॉज वी हैव दीज 3 OH ग्रुप्स। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका ट्राई बेसिक हो जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन H3PO3 इज हीटेड? जब आप H3PO3 को हीट करते हो तो क्या मिलता है? तो बेसिकली आप क्या करोगे, H3PO3 यहाँ पे होता है आपका ओके, ये लिख रखा है, सो इट गिव्स अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके बताया था कि आपको इस रिएक्शन को ध्यान रखना है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। H3PO3 को जब हम हीट करते हैं तो मेरे पास में बनता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आप समझते हो ना कि मतलब फॉस्फोरस की यहाँ पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, हीट करने के बाद में उसका डीकॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से होगा कि एक मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और यहाँ पे रिडक्शन भी होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इससे हमारे पास बन जाता है H3PO4 प्लस PH3। ठीक है, अब ये आपका काम है कि आप इसमें एक बार देखो कि सभी केसेस में फॉस्फोरस की क्या 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 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। मैं किसी एक का, जैसे इसी का मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, PO3 3 नेगेटिव हो जाएगा। चलो इसको ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया +3, ये मुझे पता नहीं है, -6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये कितना हो गया, -3 -6 और +3 यानी कितना हो गया, +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो गई +3। तो ऑब्वियस है कि किसी एक की यहाँ पे +3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, किसी दूसरे की +3 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। किसकी क्या है वो आप करके देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि साइमल्टेनियसली आफ्टर डिसप्रपोर्शनेशन या डीकॉम्पोजिशन एक को ऑक्सीडेशन, मतलब इसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सो this such kind of reactions will be called as the disproportionation. Now the next we have is list the important sources of sulfur. sulfur कहाँ कहाँ पे मिलता है, sulfur की occurrence कहाँ कहाँ पे है, कौन सा major ऐसा पोर्शन है जहाँ से कि आप sulfur को निकाल सकते हो। That is what something been asked to us. बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है ये, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ताकि आपको ये ना हो कि अकरेंस से कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते। तो अकरेंस से पूछे जा सकते हैं, बट स्टिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बट फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कुछ इनके ऐसे सोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, कुछ इस तरह के ओर्स होते हैं जहाँ से आपको सल्फर मिल सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, कई सारे सल्फेट्स हैं आपके, जैसे कि जिप्सम हो जाएगा, एप्सम सॉल्ट हो जाएगा, बेरिएट हो जाएगा, ठीक है, बेराइट हो जाएगा, सल्फाइड्स कई सारे आपको पता ही होंगे, गैलेना होता है, जिंक ब्लेंड होता है, कॉपर पायराइड्स होते हैं। तो ये सब के सब हैं। जो मेटलर्जी जब हमने चैप्टर देखा था तब भी हमने बहुत सारे इस तरह के हमने मिनरल्स की और ओर्स की बात की थी। ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे आपको आप देखोगे कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कि सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सब क्या हैं, सल्फर के सोर्स ही तो हैं। उसके अलावा ट्रेसेस ऑफ सल्फर अकर एज H2S एंड इन द ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। जैसे आपको पता होगा कि एग के अंदर है ना बहुत अच्छे खासे अमाउंट में सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान होगा कि कई सारे जो आजकल शैम्पूज वगैरह होते हैं तो उसके अंदर ये बोला जाता है कि इसके अंदर एग कंटेंट है ना। तो एग्स का मतलब एग से नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। वो सल्फर दैट इज वेरी गुड फॉर द कैरेटिन, जो कि हमारे बालों में प्रेजेंट होता है ना, यानी कि जो उनको स्ट्रेंथन करता है। तो वो उसको बताने के लिए बेसिकली वो कहते हैं कि उसके अंदर एग प्रेजेंट है। अब कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है, वो तो एक अलग बात है। उसके अलावा प्रोटीन्स के अंदर ऑब्वियसली हमें पता है कि जो शुगर है उसके अंदर सल्फर होता है,
गार्लिक अनियन के अंदर जो हम लोग जब प्याज काटते हैं तो जो हमारे आंसू आने लग जाते हैं, सो दैट इज अगेन व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो सल्फर ही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जो कैरेटिन होता है उनकी लिंकेज को स्ट्रांग बनाने के लिए, जिनके बाल बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसका मतलब उनके बीच में जो सल्फर की लिंकेज है प्रोटीन्स की वजह से, दैट इज वेरी स्ट्रांग, है ना, बहुत सारा सल्फर लिंकेज है जिसकी वजह से वो प्रोटीन स्ट्रांग होते हैं। सो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ सल्फर। देन नेक्स्ट वन इज राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी of the hydrides of the group 16 elements। group 16 elements में थर्मल स्टेबिलिटी किस तरह से होगी उसका हमें क्या बताना है, एक ऑर्डर बताना है। तो वैसे तो मैंने आपको शुरुआत में ही क्लास में जो भी आपको अलग अलग ट्रेंड्स दिए थे उसमें कहीं ना कहीं मैंने इसको इंक्लूड कर ही दिया होगा, बट स्टिल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी का क्या होता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। देखो हमें पता है कि जब भी आप ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लाइकली टू बी डिक्रीज्ड, है ना, यानी कि बॉन्ड जो है वो इजीली टूटने के चांसेस रहते हैं, एंड दैट इज व्हाट ऑन विच थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि वाटर से जैसे जैसे आप नीचे पोलोनियम तक जाओगे तो वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि थोड़ा सा ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वी विल इजीली बी एबल टू ब्रेक द पोलोनियम एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो हमारा सीधा सा आंसर जो है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के आसपास होना चाहिए। क्लियर? ओके, सो व्हाई इज वाटर अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। देखो बड़ा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, हालांकि अब तो बहुत बार पूछ लिया गया है तो शायद ना भी पूछा जाए, बट वाटर जो है वो क्यों एक लिक्विड होता है, पानी होता है ना, लिक्विड ही तो होता है पानी। उसके अलावा जो H2S है वो गैस है, जबकि हमें पता है कि जनरली जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की साइड में जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो वैसे वैसे सॉलिड टेंडेंसी क्या होती है, गैस से लिक्विड में जाने की, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाने की। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो मतलब H2S तो चलो कुछ भी होता, भले गैस होता है या लिक्विड होता, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वाटर को तो एटलीस्ट गैस ही होना चाहिए था। मतलब ये थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक बड़ा सीधा सा रीज़न है कि वाटर के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिलती है। हर एक वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। अब क्यों हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं? तो हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए देयर शुड बी अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसा कि हाइड्रोजन छोटा भी है, बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिसमें कि ऑब्वियसली हमारे कौन आते हैं, फ्लोरीन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है और नाइट्रोजन। इनके अलावा और कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करता। अब क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है एक मॉलिक्यूल के अराउंड? सो दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बस इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे मिलती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी तो मिलेगी ना, एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो रही है। जब एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो रही है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल भी तो हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्ड लिख देती हूँ इन वाटर। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको मिलती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो गैस हो सकता था, लेकिन वो क्या बन जाता है, लिक्विड। क्योंकि ये जितने भी फिजिकल स्टेट्स होती हैं इनमें फ़र्क क्या है? पार्टिकल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से तो हैं। गैस के अंदर कम होते हैं, लिक्विड में थोड़े ज़्यादा होते हैं, सॉलिड में उससे भी ज़्यादा होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, यानी कि बॉन्डिंग बेटर हो गई, इंटरेक्शन पहले से बेटर हो गए। इसका मतलब गैस जो है वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सीधी सी बात है। ओके फाइन। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद। अच्छा, एक और एक चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि H2S क्यों गैस है, तो देखो H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज है, जो कि ऑब्वियसली किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा वीक होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो गैस है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। इनमें से कौन है जो कि डायरेक्टली किसके साथ में रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता? तो देखो जिंक, टाइटेनियम,
प्लैटिनम और आयरन। देखो यार, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं नोबल एलिमेंट्स के बारे में। हम हमेशा कहते हैं कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गए, ये सब के सब बड़े नोबल एलिमेंट है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते, ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। गोल्ड है, गोल्ड की जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, प्लैटिनम की जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, अगर वो रस्ट होती उनका ऑक्सीडेशन होता तो शायद ना तो वो इतने कॉस्टली होते और ना ही हम उतना उनके ऊपर पैसा खर्च करते कि हम उनसे ज्वेलरी बनाते। लेकिन हमें पता है कि आज अगर हमने कोई ज्वेलरी बनाई है तो बहुत टाइम तक, मतलब कितने ही सालों तक भी अगर आप उनको चलाओगे तो उनके ऊपर कोई खास ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। इसका मतलब वो बहुत ही अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं। अब आप खुद सोचो, इनमें से कौन है जिसकी कि आप ज्वेलरी बनाते हो? क्या आप जिंक की बनाते हो? नहीं। टाइटेनियम की बनाते हो? नहीं। आयरन की बनाते हो? नहीं। पर प्लैटिनम की तो हम बनाते हैं ना, प्लैटिनम की ज्वेलरीज तो होती है। इसका मतलब प्लैटिनम ही ऐसा है जो कि ऑक्सीजन उसके सामने भी आ जाएगा तो भी उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अपनी नोबल स्टेट में ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कह सकते कि वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो टेंडेंसी बहुत कम होती है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर की भी रस्टिंग होती है, लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है ना, इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लैटिनम जो है वो क्योंकि एक नोबल मेटल है, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करेगा आसानी से। और इसी वजह से जब भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, याद करो, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो हम लोग प्लैटिनम की इनर्ट रॉड्स बनाते थे। अगर मान लो इलेक्ट्रोड हमारा ऐसा है जिसकी कि हमें रिएक्शन में कोई यूटिलिटी नहीं है, तो हम उस टाइम जो इलेक्ट्रोड्स बनाते थे वो प्लैटिनम की बनाते थे ताकि उसका रिएक्शन के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो। राइट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लिंक करनी आनी चाहिए। वाई डज ओजोन एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्यों ओजोन जो है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? तो याद करो, हमने देखा था कि जो ओजोन है, ओजोन से ऑक्सीजन तो बहुत इजीली बन जाता है, पर ऑक्सीजन से ओजोन बनाने में हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन O3 से O2 बहुत इजीली बन जाता है। तो अगर हम लोग ओजोन बनाए भी और उसको एक पर्टिकुलर, मतलब अच्छे से शील्ड ना करके रखें, तो वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ऑक्सीजन के साथ में एक और चीज बनती है जिसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इसको हम क्या कहते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। और जो ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है किसकी वजह से? इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, इसकी तो वैलेंसी स्टेबल नहीं है ना, इसकी तो वैलेंसी फ्री है। इसका मतलब इसको जो भी अपने आसपास में मिलेगा उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। सो द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ ओजोन इज ऑल ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन। तो यही आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो इस वजह से ओजोन आपका एक बहुत ही पावरफुल क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। राइट, ओके। सो हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली? आप कैसे ओजोन का एस्टिमेशन करते हो? तो देखो, टाइट्रेशंस वगैरह जब हम लोग करते हैं तो उसकी में बेसिकली ओजोन का एस्टिमेशन की बात की जाती है। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि कितना ओजोन प्रेजेंट है? क्वांटिटेटिवली अगर आप वॉल्यूम चेक करना चाहो तो क्या करोगे? तो ये सिंपली आप इसको पढ़ भी सकते हो एक बार पूरा प्रोसेस। बाकी ये दो रिएक्शंस यहाँ पे दे रखी है, क्या कि आपने ओजोन जो है उसका पानी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया आयोडाइड के साथ में। ठीक है, आयोडाइड यानी आप पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब होगा क्या इससे कि यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाएगी और आयोडीन गैस बन जाएगी। ठीक है, अब जितनी भी आयोडीन गैस बनी, मतलब आप ओजोन को तो आपकी क्वांटिटी, मतलब आपको ओजोन की क्वांटिटी तो बतानी है, लेकिन कितना I2 फॉर्म हुआ आप देख रहे हो कि एक ओजोन के मॉलिक्यूल से एक I2, मतलब 1:1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो इस I2 का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसके साथ में Na2H2O3 के साथ में, तो हमें I2 की क्वांटिटी निकाल सकते हैं और उसको यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर ओजोन कितना था, क्योंकि आप मोलर रेशियो देख रहे हो ना, 1:1 है। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है सोडियम आयोडाइड और Na2H2O3। ठीक है, तो ये सोडियम आयोडाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको एस्टिमेट करके हम लोग बता सकते हैं ओजोन। और भी ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आप एक बार इसको पूरा देख सकते हो कि इसके अंदर कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे स्टार्च है, उसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि आपको पता भी होगा कि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ में रिएक्ट करके वॉयलेट कलर देता है। तो एक हमें बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है इस टाइट्रेशन के दौरान। ठीक है, तो एक बार आप उसको देख लेना। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
Fe3+ यानी कि जो हमारे फेरस आयंस हैं, उनके फेरिक आयंस हैं, उनके साथ में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी सीधी सीधी दे रखी है कि हमने SO2 के साथ में Fe3+ आयन का करवाया तो उसने इसका क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। ठीक है, रिडक्शन हो गया, साथ में सल्फेट आयंस बन गए। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। इसके अलावा भी 2-3 रिएक्शन हमने देखी थी जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे रिडक्शन जो है वो बेसिकली कॉज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड खुद भी किस में कन्वर्ट हो चुका है, सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो आप एक बार इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकाल के देखना, जैसे कि हम करके देख ही लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कितना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो खुद का तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। इसका खुद का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और बदले में इसने दूसरे को क्या कर दिया, रिड्यूस। देख रहे हो, ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए SO2 क्या है, सो इट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। Clear? Okay. So comment on the nature of 2 SO bonds formed in SO2 molecule. Are the 2 SO bonds in this molecule equal? ठीक है, आपको SO2 का मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, लेकिन आप SO2 का स्ट्रक्चर बना के देखना, फिर उसके बाद बताना कि वहाँ पे जो 2 सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है क्या वो एक इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ से एक बार बता देती हूँ इसको। सो बेसिकली यहाँ पे देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन, अब आपको इतनी डिटेल्स यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ SO2 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p ऑर्बिटल गोज टू 3d ऑर्बिटल। यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, बस इतना लाइन इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ चला जाता है, 3d ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि जो एक बॉन्ड बनेगा वो तो p के ऑर्बिटल के साथ बनेगा, जबकि दूसरा जो है वो d के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ बन रहा है। तो क्या वो कभी भी इक्वल हो सकता है, खुद सोच के देखो, राइट। तो ये इस तरह से आपको देखना है। देन हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, क्या करोगे आपकी SO2 का डिटेक्शन कर सको। जैसे थोड़ी देर पहले अभी हमने किसके लिए देखा था, अभी हमने बात की थी किसके लिए, ओजोन के लिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लैब में चाहते हो SO2 का यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का डिटेक्शन करना, तो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो ये देखो रिएक्शन आपको दे रखी है, SO2 है, जब हमने KMnO4 ले लो, ठीक है, मैग्नेट आयन ले लो, तो SO2 का जब मैग्नेट आयन के साथ में रिएक्शन कराया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पानी की प्रेजेंस में, तो हुआ क्या, SO2 जो है वो SO4 2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेट आयन है ये किस में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये फर्दर तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो इसका तो क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीड, यहाँ तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली +4 और ये क्या हो जाएगा आपका +6 में। ठीक है, तो SO2 का कन्वर्जन किसके अंदर हो गया, SO4 2 नेगेटिव के अंदर। सो ऑक्सीजन इज अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। इट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। ओके, SO4 negative. When SO2 is passed through an acidified potassium permanganate solution, it decolorizes the solution as it reduces MnO4 negative ion to Mn2+. ये देखो, ये जो आपका मैग्नेट आयन होता है ना, आपको पता होगा सभी को कि जो परमैंगनेट होता है इसका कलर होता है पिंक सा, है ना, पिंक वॉयलेट जैसा कलर होता है। अब आप खुद सोचो, जब SO2 का कन्वर्जन SO4 2 नेगेटिव में हो जाएगा, तो ऐसे में एक और चीज में चेंज आ रहा है, वो क्या कि मैग्नेट आयन जो है वो खुद Mn2+ आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। जो पिंक वॉयलेट कलर की मैं बात कर रही हूँ वो तो मैग्नेट आयन की है, ना कि Mn2+ आयन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डीकलराइजेशन हो जाएगा, जेशन हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि हम जिसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं वो कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में ही ये वाली रिएक्शन होती है। तो इस तरह से हमने एस्टिमेशन कर लिया सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, तो ये SO2 के डिटेक्शन का एक वन ऑफ द मेथड हो सकता है। ठीक है, O2 इज कलरलेस, ये गलत लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। Then have mention 3 areas in which sulfuric acid plays a very important, बिल्कुल theoretical question है, कहाँ कहाँ पे आपके सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ है। तो इसमें कोई आई डोंट थिंक इसको डिस्कस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको तो किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, है ना, इसकी तो मतलब बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, हर फील्ड में इसकी यूटिलिटी है, कहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो बस जितने भी हम लोगों ने इनके एप्लीकेशंस देखे थे उनमें से कोई भी 2-3 आप यहाँ पे मेंशन कर दो। लैब्स में तो ऑब्वियसली हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। उसके अलावा क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो इन वजह से क्या होगा कि
ये दूसरों को मतलब इन्हीं से रिलेटेड रिएक्शंस भी ये शो करेगा, राइट। तो ये चीज़ें, और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी मत लिखना भूलना कि स्टोरेज बैटरीज के अंदर काम में लिया जाता है ना, जो हमारी रिचार्जेबल बैटरीज होती है ना, उनके अंदर जो बेसिक इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो H2SO4 ही है। और ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी था, किस तरह की उसकी फंक्शनिंग होती है, रिचार्ज के वक्त किस तरह की रिएक्शंस होती है, डिस्चार्ज होने पर किस तरह की रिएक्शंस होती है। तो एक बार ज़रूर आप उनको देख लेना। ओके, then the next one is write the conditions to maximize the yield of H2SO4 by the contact process। ठीक है, contact process जो है ना, उसके अंदर अगर आप चाहते हो H2SO4 की यील्ड को इंक्रीज करना, तो आप क्या क्या करते हो। तो आपको पता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बेसिकली हमारे कितने 4 स्टेप्स होते हैं। कई बार जो चौथा स्टेप है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं भी करते, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, जब एक बार H2SO4 बन ही जाता है तो उसके बाद में उसको कितना कॉन्सेंट्रेशन रखना है, यानी उसके अंदर कितना पानी हम डालें कि हमें कितने कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 मिले। तो कई बार बुक्स में आपको 3 स्टेप्स में भी लिखा हुआ दिखाई देगा और कई बार 4 स्टेप्स में भी लिखा हुआ दिखाई देगा, बट बेसिकली मैं हमेशा इसको 4 स्टेप्स ही कहती हूँ, क्योंकि चौथे स्टेप में जाके फाइनली आपके हाथ में H2SO4 एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में आपके सामने आ जाता है। हालांकि जो सबसे प्राइम और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसका होता है वो होता है सेकेंड स्टेप, जिसमें कि हम लोग, आपको ध्यान होगा, हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वेनेडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो पहला जो स्टेप है उसके अंदर तो आप क्या करते हो कि सल्फर को आप चेंज कर लेते हो सल्फर डाइऑक्साइड में, है ना। सल्फर से हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को SO3 में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें अगेन ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। सल्फर डाइऑक्साइड को अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है, कहीं लिखा होगा, ओके ये लिखा हुआ है ना, वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, SO3 मिल जाता है। अब इस SO3 के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में H2SO4 ऐड करते हैं, जिससे बाद में हमें H2S2O7 मिल जाता है, जिसका कि स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं ओलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस H2S2O7 के बाद में क्या होता है ना कि हमें H2SO4 जो भी H2S2O7 मिला उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, पानी ऐड करते हैं। तो पानी ऐड करने से जो इनके बीच का बॉन्ड है वो तो टूट जाता है, और फर्दर हमें क्या मिलता है, H2SO4 एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन का। अगर आप पानी ज़्यादा ऐड करोगे तो डाइल्यूट H2SO4 मिल जाएगा, अगर कम पानी ऐड करोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसके अंदर ये वाला जो स्टेप है ना, हमारा सेकंड स्टेप, ये आप कह सकते हो कि की स्टेप है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको कंडीशंस क्या रखनी है, जैसे इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू भी इवन इन्होंने दे रखी है, बहुत फास्ट रिएक्शन है, -197 किलोजूल पर मोल, मतलब कि अच्छा खासा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, सो द की स्टेप इन दिस प्रोसेस इज द सेकंड स्टेप। इन दिस स्टेप 2 moles of gaseous reactant combine to give the moles of gaseous product. Since the reaction is exothermic, thus in accordance with the Lee-Chatelier principle, to obtain the maximum amount of SO3 gas, temperature should be low and pressure should be high. ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर की, अगर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर और प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात करें तो आप क्या देख रहे हो, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट तो अपने आप रिलीज हो रही है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में गैसियस रिएक्शन भी है, तो अगर ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो होगा क्या, रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। तो ऐसे में हमें इसके लिए टेम्परेचर को तो लो मेंटेन करके रखना है, और प्रेशर का आप क्या करोगे कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन आपकी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे दो ही मोल्स बन रहे हैं गैस के, जबकि यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी 2 ही मोल्स है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा हैं, राइट, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह की स्पीशीज है। तो अगर आप ऐसे में प्रेशर बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोल्स प्रोडक्ट के मिलेंगे। तो प्रेशर तो आप हाई रखोगे पर टेम्परेचर लो रखोगे। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टेम्परेचर लो जबकि प्रेशर हाई। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो जाएंगी। साथ में आपको वेनेडियम ऑक्साइड को भी नहीं भूलना, ये भी आपको इंक्लूड करना है। तो ये 3 बातें एक्चुअली आपको इसके अंदर बतानी होती है। बहुत अच्छा होगा अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर इन रिएक्शंस को भी मेंशन कर दो। ओके, सो वाई इज Ka2, ठीक है, यानी कि बेसिकली Ka किसके लिए यूज़ करते हैं हम, किसी भी एसिड की एसिडिटी को शो करने के लिए, वो कितना एसिडिक कैरेक्टर है। जितना ज़्यादा Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है, Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। और pKa
जितना कम होगा उतना ही KH ज़्यादा होगा और उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। pKa एक्चुअली है क्या, जैसे अपन pH लिखते हैं ना, बिल्कुल pKa भी ऐसा ही है, -log ऑफ Ka, ठीक है, ये होता है आपका pKa। तो इसलिए ऑब्वियस है कि Ka ज़्यादा होगा तो pKa की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो Ka2 की वैल्यू है वो कम होती है Ka1 की फॉर H2SO4। तो हमें पता है कि H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अगेन आपको ऑक्सो बॉन्ड्स जो हैं वो सारे के सारे बना लेने हैं, है ना। तो 2 ऑक्सो बॉन्ड्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। अब क्या हो गया, OH, एक हो गया OH। अब देखो पहला हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलता है ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजीली अपने एक हाइड्रोजन को निकल जाने देता है, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से H+ यहाँ से निकल जाता है तो ये बन गया नेगेटिव, ठीक है। अब ये कैसा हो जाता है, इसके निकलते से ये नेगेटिव बन जाता है। जब ये होता है तो ये वाली जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन है, इसके लिए एफिनिटी इस पूरे SO4 नेगेटिव आयन की और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इस वजह से वो इस प्रोटॉन को ईजिली निकलने नहीं देता। इसका मतलब इसके लिए Ka1 तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन Ka2 इतना ज़्यादा नहीं होता H2SO4 के लिए, ठीक है। इस वजह से एक प्रोटॉन तो ईजिली दे देगा, लेकिन दूसरा प्रोटॉन देने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एकदम ऑटोमेटिकली ये SO4 2 नेगेटिव नहीं बनाता, यानी कि बहुत ईजिली आपका क्या बन जाएगा, H2SO4 से HSO4 नेगेटिव, ये तो इजीली बन जाएगा। लेकिन आप सोचो कि इससे SO4 2 नेगेटिव भी आसानी से बन जाए तो उसमें थोड़ी सी, मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बनेगा ही नहीं, पर इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि एफिनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोटॉन के लिए, सेकेंड प्रोटॉन के लिए, तो Ka2 वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, so considering the parameters such as bond association enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of F2 and Cl2, ठीक है। ये exactly बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है। सो आई होप आप इस चीज़ को कर लोगे, क्योंकि आगे भी हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको देखूंगी मैं। डिस्कस करने की वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इनको हमने बहुत डिटेल में हमने वैसे भी क्लासेस में डिस्कस किया था, है ना। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ कि खास ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है। जैसे कि अगर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कंप्लीटली डिपेंड करती है जो भी स्पीशीज़ है उसके ऊपर के चार्ज के। अब चार्ज तो देखो दोनों ही केसेस में क्या होगा, मतलब अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ भी दें, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दें तो भी F नेगेटिव और वो Cl नेगेटिव, है ना, यही तो होगा। दूसरा Cl+ होगा, एक F+ हो जाएगा, ठीक है। मतलब F+ तो नहीं हो सकता, मतलब वो इस तरह से ही रहेगा। F2 जो है वो ईजिली जाके हाइड्रेटेड हो जाएगा कुल मिला के अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है, साइज़ का। जितनी ज़्यादा छोटा आपका मॉलिक्यूल होगा या फिर छोटा आयन होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में तो आपको साइज का प्लस चार्ज का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप ये देखोगे कि दोनों की ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी दोनों के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो अच्छी खासी बहुत हाई होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, नेगेटिव में भी होगी सबसे बड़ी बात, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन F2 के केस में क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन लेने के साथ में जो रिपल्शंस हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन के साथ में वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिपल्शंस हैं उनको ओवरकम करने में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इस वजह से Cl2 के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी हायर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग पावर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो तो आपका फ्लोरीन ही होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो अगेन फ्लोरीन के केस में क्या होता है ना कि इसके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब साइज तो बहुत छोटी है, फ्लोरीन तो खुद तो बहुत छोटे से एटम्स हैं, लेकिन देखो एक फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं, यानी बहुत पास में 3 लोन पेयर्स के साथ में आप देख रहे हो कि रिपल्शन है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है ना थोड़ा सा वीक हो जाता है, जबकि होना नहीं चाहिए था, पर इन लोन पेयर्स के होने की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है, जिससे बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी भी कम हो जाती है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी कम हो जाती है। तो हालांकि मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया, आप एक बार इसको देख लेना। Give 2 examples to show the anomalous behavior of fluorine. फ्लोरीन जो है वो anomalous behavior शो करता है, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताने। कौन कौन से anomalous behavior, तो बहुत सारे हैं। तो इसमें आप ऑब्वियसली साइज के बेसिस पे बता सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बता सकते हो, आप डी सबशेल यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है इस रेस्पेक्ट में बता सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के रेस्पेक्ट में बता सकते हो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे बता सकते हो कि अकेला फ्लोरीन ही है जो कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में
जाता है, बाकी जो दूसरे हैं वो कुछ कुछ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे आपके बेसिकली पॉइंट्स बन सकते हैं, आप उनमें से कोई भी इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ओके। देन है C इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम ऑफ द हेलोजेंस। कमेंट, जो C है उसके अंदर आपको बहुत सारे हेलोजेंस मिल जाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था C के अंदर कई सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली जो हेलोजेंस हैं इनको हम हेलोजेंस बोलते ही इसीलिए हैं बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। C के अंदर भी जो आपको इतने सारे सॉल्ट्स और अलग अलग फॉर्म्स मिलती हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आपको हेलोजेंस मिल जाते हैं। वो ब्रोमीन भी मिल जाता है, जैसे कि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो वो तो अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना। मैंने आपको इवन इसका परसेंटेज भी बताया था, वो कितना होता है 2.5% बाय मास, ठीक है। अगर हम NaCl की बात करें, NaCl में भी जैसे हमें तो Cl से मतलब है ना, Na से तो फिलहाल मतलब नहीं है, तो भी NaCl या फिर आप Cl नेगेटिव की बात कर लो तो वो 2.5% बाय मास है, राइट। और उसके अलावा ये भी आपके दूसरे सोडियम क्लोराइड, फिर कार्नेलाइट का ये फॉर्मूला है। उसके अलावा आयोडीन जो है वो भी 0.5% प्रेजेंट होती है सोडियम आयोडाइड के अंदर। तो सी के अंदर आपको ये सब के सब मिल जाएंगे, ठीक है। अगेन ये एक अकरेंस बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे कि आप से पूछा जा सकता है परसेंटेज किसका कहाँ पे कितना है, कहाँ पे सोर्सेज हैं। इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं होते क्वेश्चंस, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। Okay, then we have give the reason for bleaching action of the Cl2. Cl2 यानी कि क्लोरीन जो है वो एक बड़ा अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो वो क्यों एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो डायरेक्टली मैं आपको इसका फॉर्मूला रिएक्शन बता देती हूँ कि जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो अगेन यहाँ पे एक नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, वैसी नेसेंट ऑक्सीजन जैसे कि हमने ओजोन में देखी थी। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, यही ब्लीचिंग का काम करती है। ये किसी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना देती है, यानी कि उसके कलर को उड़ा सकती है। तो इसीलिए क्लोरीन जो होता है ना, उसको बहुत जगहों पे कहीं पे डाइज में भी यूज़ करते हैं जब हमें कलर को रिमूव करना होता है, हटाना होता है, ठीक है। तो बेसिक रीजन आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेम 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस बनती हैं, ठीक है, जिसमें कि फॉस्जीन हो जाएगी आपकी COCl2, एक आपकी जो मस्टर्ड गैस होती है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, वैसे ये सल्फर की गैस है लेकिन सब्सटीट्यूएंट इसमें भी क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ क्लोरीन की पॉइजनस गैसेस हो जाएंगी। Why is ICl more reactive than I2? देखो ICl जो है ना, या ये क्या है, ICl ये है एक इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं ये दो डिफरेंट हैलोजन की बॉन्डिंग की वजह से बने होते हैं, और उनके बीच में ये जो बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितने की एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर होती है, ठीक है। अब वो तो एक होमो एटॉमिक्स मतलब डायटॉमिक मॉलिक्यूल है आपका, राइट। दो आयोडीन है लेकिन दोनों के दोनों सेम ही तो है एटम, लेकिन यहाँ पे एक आयोडीन है एक क्लोरीन है। तो क्योंकि इनका थोड़ा सा नेचर डिफरेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो साइज में भी ऑब्वियसली वेरिएशन होगा, तो इस वजह से जो बॉन्डिंग है ना वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, ओवरलैपिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती ऑर्बिटल्स की, क्योंकि होगी तो क्या, कोवलेंट बॉन्डिंग ही, राइट। तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो इनके लिए कैसी होती है, वीक होती है। तो वीक होती है कंपैरेटिवली, राइट, ओके। सो व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस। जो सी डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सी लेवल में डेप्थ पे जाते हैं, तो उनके लिए आपको ध्यान होगा कि वो हीलियम, उनका जो सिलेंडर होता है, ये हम लोगों ने याद करो जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते थे तब भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो इनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है, उसमें कुछ परसेंटेज हीलियम का भी प्रेजेंट होता है। तो उसका क्या रीज़न है, तो देखो वहाँ पर भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपको ज़रूर याद हो चुका होगा अब तक। तो हीलियम जो होता है ना उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, तो और उसकी जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी है ना वो भी नहीं होती है। तो इस वजह से क्या है कि अगर जैसे ही प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है कि एक पर्सन है वो शैलो लेवल से एकदम डेप्थ में जाए तो एकदम से प्रेशर में चेंज आता है, फिर वापस से अगर वो बाहर निकले तो अगेन प्रेशर में चेंज आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और सी लेवल के प्रेशर में। तो इतने ज़्यादा प्रेशर में वेरिएशन की वजह से जो हम गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर से दूसरी वो गैसेज को डिजोल्व करके हमारे ब्लड वेसल्स में जा रही थी और उसको डिस्टर्ब कर रही थी, वो वाली प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन को जगह ही नहीं मिलती ब्लड वेसल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने की, ऑलरेडी हीलियम प्रेजेंट होता है। और हीलियम जो है वो बड़ा इजीली वहाँ से ब्लड स्ट्रीम से इजीली बाहर निकल भी जाता है अगर कुछ हम इनहेल कर भी ले तो, क्योंकि हीलियम की साइज़ बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो किसी भी तरह से वो हमारी बॉडी में ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, तो इस वजह से उनके सिलेंडर्स के अंदर आपको हीलियम मिल जाएगा, ठीक है, ओके।
देन बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये कोई एक आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है जिसमें कि XeF6 आपको याद होगा, हम हाइड्रोलिसिस हमने देखा था, इवन ना सिर्फ इसका, हमने XeO4 का भी हाइड्रोलिसिस देखा था। तो फिर ये इनका हाइड्रोलिसिस करके ये वाली रिएक्शन आपको दे रखी है और आपसे कहा है कि इसको बैलेंस करो। हालांकि इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे कभी पूछे नहीं जाएंगे, अगर कुछ होगा भी तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको हाइड्रोलिसिस दिखाना है, ठीक है। इसको बैलेंस करने को कहा है, तो देखो ज़ेनॉन जो है वो तो बैलेंस्ड ही है, F6 है और यहाँ पे F कितना है 2 है और यहाँ पे एक फ्लोरीन है, तो आप इसको बैलेंस करके देख ही लेना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ कितना 5 कर देते हैं लेट्स से, ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई कर लेना। वैसे तो थोड़ा टाइम टेकिंग है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दूंगी, अगर ईजिली हो जाएगा तो, ठीक है। तो 5 HF अगर हमने कर दिया तो ये तो 2 फ्लोरीन हो गए है ना, तो 4 करती हूँ मैं इसको, तो ये 4 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ज़ेनॉन और, ठीक है। आई थिंक ये बैलेंस हो चुका है, एक बार आप लोग और इसको रीचेक कर लेना, ठीक है, ये बैलेंस है वैसे। फिर है व्हाई हैज़ इट बीन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन। रेडॉन की जो केमिस्ट्री है ना उसको पढ़ना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, ठीक है। तो रेडॉन हमें पता है क्या है, ये है एक रेडॉन, याद करो हम लोगों ने देखा था ओके। रेडॉन क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और रेडॉन के बाद में जो ऑर्गेनोसॉन प्रेजेंट है वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पढ़ना ना इतना सीधा सीधा नहीं होता, मतलब उसमें अगर और उसमें भी अगर उनका टी हाफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम हो तो जब तक हम उनको स्टडी करेंगे तब तक तो वो वैसे ही हाफ हो चुके होंगे अपनी पहले के अमाउंट के, ठीक है। इस वजह से इनको पढ़ना थोड़ा सा, इनको स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन सच एज RnF2 हैव नॉट बीन आइसोलेटेड, दे हैव ओनली बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है, इनका कोई आइसोलेशन भी नहीं हुआ है। क्लियर, तो सीधा सा रीजन होगा क्योंकि इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको अपने आप से करके देखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इन क्वेश्चंस को हम लोग वैसे भी इतनी बार रिपीट कर चुके हैं। एक बार हमने ग्रुप 15 में, फिर 16 में, फिर 17 में, फिर 18 में, तो सभी ग्रुप्स के लिए ये सेम क्वेश्चंस है जो मैंने आपको दिए हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में अगर ट्रेंड्स पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। और इवन जो शुरुआत के जो स्लाइड्स हैं वहाँ पर मैंने आपको इनके ट्रेंड्स भी दे रखे हैं, तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शन है वो भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो ये आपको करके देखना है। इसमें है क्या, मैं वो आपको बता देती हूँ कि अगर ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं तो आपको उनके लिए बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या क्या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, ठीक है, जिसमें कि हमारे कौन आ जाएंगे, ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है जो कि बड़ा सिंपल है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू NS2 and P3, ठीक है, इसको फॉलो करते हुए होगी। हालांकि आपको ध्यान देना है कि कौन से पीरियड से D ब्लॉक एलिमेंट्स और F ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर आपको ध्यान रखना है, तभी आप उनको इनर ऑर्बिटल्स को, उनकी फिलिंग को भी शो करोगे, ठीक है, साथ में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिंपली आप ऐसा ना हो कि NS2 NP3 दिखाते वक्त यहाँ पे अगर लिखोगे तो फाइनली बस S और P लिख दो, नहीं, वहाँ तक F ऑर्बिटल्स और D ऑर्बिटल्स भी आ चुके होंगे, तो उसको हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आप याद करो नाइट्रोजन के तो हमने बड़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी थी, है ना, तो वो -3 से लेकर +5 तक अगर आपको याद हो तो वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें नहीं बतानी है। कौन कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ये हम लोग देखेंगे। देन एटॉमिक साइज का क्या होगा ये हमें देखना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करेगी, तो जनरली हमें पता है ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर ऐड करना ज़्यादा आसान होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में कभी कोई वेरिएशन होता ही नहीं है, ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सर्टेनली डिक्रीज ही होगी क्योंकि Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, ठीक है। तो इवन मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस किस तरह से। और एटॉमिक साइज़ की भी अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो शेल साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ पाता, प्लस स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी रोल होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है। तो जैसे आप ग्रुप नंबर 15 के लिए बताओगे एग्जैक्टली इसी तरह से आपको ग्रुप नंबर 16 के लिए भी देखना है, ग्रुप नंबर 17 के लिए भी यही सारे पैरामीटर्स देखने हैं और ग्रुप नंबर 18 के लिए भी देखने हैं। सो यू कैन टेक इट एज योर होमवर्क, बहुत मुश्किल पार्ट नहीं दिया मैंने आपको, ये आप जरूर एक बार खुद से करके देखना। ओके, देन कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई डज अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट PS2 डज नॉट। ठीक है, तो अमोनिया के अंदर कौन प्रेजेंट है, अमोनिया के अंदर प्रेजेंट कौन है, नाइट्रोजन। मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए
जो ज़रूरी है वो ये कि एक छोटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो और दूसरा जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कैसा होगा, साइज़ में छोटा ही होगा। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फॉस्फोरस की साइज़ उतनी छोटी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। तो क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं कह देती हूँ बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, ज़्यादा बेटर होगा। घुमा फिरा के बोलने की बजाय हम डायरेक्ट बोले कि हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इस वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग शो हो पाती है। जैसे अमोनिया के मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स हैं, है ना। लोन पेयर से कोई खास मतलब नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब सिर्फ एक अमोनिया का मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा नाइट्रोजन अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वो इसके साथ में क्या बना सकता है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी पॉसिबल होगी अगर आपका किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, और साथ में ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। Great. Okay. So write main differences between the properties of white phosphorus and red phosphorus. हमने देखा था 3 तरह के फॉस्फोरस होते हैं, ठीक, 3 तरह के हमने फॉस्फोरस को देखा था। एक तो व्हाइट था, एक रेड था और एक ब्लैक फॉस्फोरस था। ठीक है, जिसमें कि हमने देखा था व्हाइट और रेड फॉस्फोरस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। तो मतलब अच्छा खासा सिमिलरिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मतलब आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हो। जो ब्लैक फॉस्फोरस था वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट था, तो उसका कंपैरिजन भी करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो रेड और वाइट फॉस्फोरस में कुछ आपको डिफरेंसेस बताने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो देखो, याद करो कि जब हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस की बात करते थे तो हम कहते थे वो एक मॉलिक्यूल होता है, P4 मॉलिक्यूल, जबकि जो रेड फॉस्फोरस था वो कैसा था, वो एक पॉलीमर था। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट कहीं लिखा है क्या, ओके, ये देखो ये लिख रखा है कि ये जो होता है ना, ये P4 मॉलिक्यूल होता है, जबकि ये चेन ऑफ यानी एक पॉलीमर होता है P4 यूनिट्स का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि इन्होंने इसको सबसे लास्ट में लिखा है लेकिन आपको सबसे पहले इसको लिखना चाहिए। उसके अलावा ये पॉइजनस होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है। अगर इसके सॉल्युबिलिटी की बात करें किसकी, P4 मॉलिक्यूल की, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है और CS2 के अंदर भी। इट इज़ इनसॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड CS2, ये CS2 में सॉल्युबल होता है। इट अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन, जबकि ये काफ़ी लेस रिएक्टिव है। सीधी सी बात है ना, क्योंकि पॉलीमर है तो कैसे रिएक्ट करेगा। हम पॉलीमर है मतलब बड़े बड़े चेन्स हैं, सारी की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं, तो ईजिली किसी के साथ में भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जनरली। वाई इज डाईऑक्सीजन अ गैस बट सल्फर अ सॉलिड। देखो इस तरह के क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्यों फिजिकल स्टेट के ऊपर। सो वाई डाईऑक्सीजन इज अ गैस बट सल्फर इज अ लिक्विड। ठीक है, डाईऑक्सीजन जो है ये तो आपकी गैस है, जबकि सल्फर क्या है, आपका सॉलिड है। तो यार याद करो, जितना ज़्यादा हैवी हो जाएगा ना आपका सब्सटेंस, उतना ही ज़्यादा उसकी टेंडेंसी गैस से लिक्विड में जाने की और लिक्विड से सॉलिड में जाने की बढ़ जाएगी। अब जो सल्फर होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे सल्फर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद करो, हम लोग क्राउन शेप की बात करते थे, है ना, कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है सल्फर का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये होता है क्राउन शेप। अब कहाँ तो इसका मास आप देखो, कहाँ तो ये एक मॉलिक्यूल है छोटा सा और कहाँ है वो इतना बड़ा हैवी मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियस है कि उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो भी चेंज हो जाता है। ये गैस रहता है जबकि वो सॉलिड हो जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट तो बीच में कहीं पर आई नहीं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक रीज़न हो जाएगा। Clear? Explain why in spite of nearly the same electronegativity oxygen forms hydrogen bonding while chlorine does not form. अब ये कह रहे हैं कि जो आपका ऑक्सीजन होता है ना O2, और दूसरी तरफ हम बात करें Cl2 की, या सिंपली अगर अपन इनके एटम्स को भी कंपेयर करें, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एटम को ले लो और किसको ले लो, Cl को, ये है ऑक्सीजन और ये है Cl, और हम ये देखते हैं कि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो जनरली सिमिलर होती है, बट स्टिल ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है जबकि क्लोरीन नहीं करता। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन अगर आप बात करो ऑक्सीजन की साइज़ की तो इसकी साइज़ भी तो कम है। तो साइज़ जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। ठीक है, तो साइज़ में डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन काफ़ी स्मॉल है Cl के कंपैरिजन में, इस वजह से Cl आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता।
देन है व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कुछ आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इन सभी मॉलिक्यूल्स में आपको ये बताना है कि फॉस्फोरस के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आई डोंट थिंक कि अब तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा टास्क होगा, ये आप बिल्कुल अपने आप से खुद करके देख सकते हो क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी। तो हमें पता है जनरली जो फॉस्फोरस है आपकी +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दिखाता है, ठीक है। तो ये बस आपके दिमाग में होना चाहिए। और कौन कौन सी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दूसरा फॉस्फोरस दिखा सकता है, ये अगर आपको पता है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना। हाउ आर जिनॉन फ्लोराइड्स XeF2, XeF4 एंड XeF6। हमने देखा था जो जिनॉन है ना वो 3 तरह के फ्लोराइड्स बनाता है, तीनों के तीनों यहाँ पे दे रखे हैं। तो उनको किस तरह से आप ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको याद करो, हमने देखा था कि फ्लोरीन जो है अगर उसको डिफरेंट प्रपोर्शंस में डाला जाए, अगर जिनॉन को आप एक्सेस में ले लेते हो तो आपको XeF2 मिल जाएगा। अगर फ्लोरीन को आप एक्सेस में लेते हो तो कितना एक्सेस में ले रहे हो, कितने प्रपोर्शन में ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जिनॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा या फिर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो बस ये 3 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 18 की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस है नहीं, हार्डली बहुत 4 से 5 रिएक्शंस हैं, तो वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जिनॉन और फ्लोरीन में जब हमने क्या किया, जिनॉन को एक्सेस में लिया तो हमें मिल गया XeF2, ठीक है। जब हमने जिनॉन और F2 को 1:5 प्रपोर्शन में लिया, यानी कि F को हमने ज़्यादा लिया है लेकिन किस प्रपोर्शन में, 1:5 में। और देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को भी हम इधर से इधर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, तो देखो टेम्परेचर भी आपका बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया। यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसको वो तो इतना नहीं बढ़ा, लेकिन प्रेशर अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में XeF4 बन जाएगा। और अगर प्रपोर्शन हमने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया 1:20, तो आपका XeF6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देन है व्हाई डू नोबल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइजेस। देखो हम कहते हैं कि अगर किसी विद इन अ पीरियड अगर हम चलें तो जो हैलोजन एटम्स होते हैं ना वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में, ना कि नोबल गैस एलिमेंट। जबकि होना क्या चाहिए था, ग्रुप नंबर 18 है, लास्ट ग्रुप है, तो वहाँ तो साइज और भी ज़्यादा छोटी हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, यानी कि कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ पे ये जो आपके हैलोजेंस हैं, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ हैलोजेंस, ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। और उसके बाद में जो आपके नोबल एलिमेंट्स हैं, नोबल एलिमेंट्स हैं, उनकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये बात किसकी टर्म्स में हो रही है, साइज के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं साइज में, पर जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे जाते जाते हैलोजेंस सबसे छोटे होंगे और फिर नोबल गैस के एलिमेंट्स उतने ज़्यादा छोटे नहीं होते। जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते जा रहे हैं, वैलेंस जो शेल है आपकी वो तो उतनी की उतनी है। तो क्या होता है ऐसा, तो देखो यहाँ पे आ जाता है आपका फैक्टर किसका, वेन डर वाल इंटरैक्शंस का। नोबल गैसेस डोंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन केस, वो कैसी रहती है, अकेले रहती है ना, ये आपको पता ही है। इन केस ऑफ नोबल गैसेस द एटॉमिक रेडियाई करस्पॉन्ड टू वेन डर वाल रेडियाई, ऑन द अदर हैंड द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अदर एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू कोवेलेंट रेडियाई। याद करो जब अपन लोग पढ़ते थे कोवेलेंट बॉन्डिंग को, तो आपको याद होगा जैसे कि अगर मेरे को Cl2 के लिए रेडियस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी कि अगर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है जिसमें थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग भी होती है तो उसकी वजह से कुछ फैक्टर माइनस हो जाता है, तो अगर मेरे को निकालना है तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, ठीक है, दोनों को मिला के हम उसको क्या करते थे, डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे, तो हमें एटम की साइज मिल जाती थी, यही होता था। अब यहाँ पे क्या होता है नोबल गैस एलिमेंट्स के केस में, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन तो ज़्यादा होते नहीं है, वेन डर वाल इंटरेक्शंस होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, कोई कोवेलेंट रेडियाई नहीं निकालते। तो जब आप इनके बीच का रेडियाई निकालना चाहोगे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तो ऑब्वियस है कि इनसे ज़्यादा ही हमें इनका साइज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेक्शंस नहीं है, ठीक है। आपको ये रीज़न समझ में आ रहा होगा, देखने से भी समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही होंगे, रिएक्शन बेस्ड भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जैसे कि आपको दिख ही रहा है, यहाँ से कोई पूछा जाने नहीं वाला पी ब्लॉक एलिमेंट से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो टाइट्रेशंस वगैरह पे रिलेटेड आते हैं, जबकि टाइट्रेशंस की तो हमने कोई पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इतनी बात नहीं की है, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि ऐसे ऐसे इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि क्वेश्चंस इसके बाहर भी आ सकते हैं। हर एक लाइन जो एनसीईआरटी में दे रखी है दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। अगर सभी क्वेश्चंस हम बनाने लगेंगे हर एक लाइन से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे जिनको कि हम एक क्लास में डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट ये एक आपको आइडिया देने के हिसाब से था।
So with this, I would like to end this lecture. Thank you so much, and I will see you in next class within another chapter where we will be discussing about D and F block elements, or let's say something like that. Okay.